हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट आप जानते होंगे, जैसे कि यंग मॉडुलस, वर्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीनों ही कांस्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सभी टाइप के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम टोटल 17 क्वेश्चन समझाने वाला हूं। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा पिछले किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसमें आज का क्वेश्चन नंबर है 56 से लेकर 72 के बीच में। इससे पहले के 55 क्वेश्चन जो मैं डाल चुका हूं वह भी आप देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जेई मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव सॉम के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर है 56। अब मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं। अब सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और सुनना है। लिखा है मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है फ्रेंड्स, इधर एबीसीडी जो 4 ऑप्शन दिए, इधर 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, इन चारों को इन चार से मिलाना है और ऐसे मिलाना है कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखते हो। फिर मिलाने के बाद हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई एक चुनना है जो राइट होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे पढ़ाने का तरीका है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इधर 4 ऑप्शन दिए, टोटल कितने 8 ऑप्शन। इन 8 ऑप्शन को विथ डेफिनेशन हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे, जिससे कि फ्रेंड्स आज 8 टाइप की या 8 टाइप की आप डेफिनेशन याद कर सकें और समझ सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इधर की जो 4 ऑप्शन है उनको मैं समझा रहा हूं, उनको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। पहला जो ऑप्शन है शियर स्ट्रेंथ, क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, शियर स्ट्रेंथ। तो नॉर्मल डेफिनेशन बोले फ्रेंड्स, तो शियर फोर्स के कारण, किसके कारण, शियर फोर्स के कारण किसी बॉडी में जो भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के बटे उस बॉडी की जो भी ओरिजिनल लेंथ होगी, क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेंथ। समझ में आया फ्रेंड्स? नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हो, कैसे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हो और उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक जैसी ना हो। लाइन ऑफ एक्शन एक जैसी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक ही एक्सिस पे ना लग रहे हो, दोनों फोर्स की एक्सिस कैसी हो, अलग अलग हो, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। तो उन फोर्स के कारण, और इन फोर्स को क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। इस शियर फोर्स के कारण बॉडी के अंदर जो भी परिवर्तन आएगा उसके बटे बॉडी की जो भी ओरिजिनल लेंथ होगी, उन दोनों का रेशो या उन दोनों का जो अनुपात है वह क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेंथ। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्मल स्ट्रेंथ। नॉर्मल स्ट्रेंथ तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि अगर किसी बॉडी में, ठीक है, हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स हो या फिर कंप्रेसिव फोर्स हो, तो उस बॉडी में परिवर्तन होगा, उस बॉडी की लेंथ में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो चेंज इन लेंथ, जो भी बॉडी की लेंथ में परिवर्तन होगा उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, किसी भी बॉडी में फोर्स के कारण जो भी उसकी लेंथ में परिवर्तन हो रहा है बटे उसकी जो भी ओरिजिनल लेंथ होगी, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। थर्ड टाइप का फ्रेंड्स ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। पहला तो अगर किसी बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सर्कुलर है, तो उसका क्या होता है, डायमीटर। तो किसी बॉडी के डायमीटर में जो परिवर्तन होगा बटे उसका ओरिजिनल डायमीटर होगा, किसी बॉडी के डायमीटर में जो परिवर्तन होगा बटे उसका ओरिजिनल डायमीटर होगा, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है तो उसकी विड्थ होती है, तो उसकी विड्थ में जो परिवर्तन होगा किसी फोर्स के कारण, तो उसकी किसी फोर्स के कारण उसकी जो विड्थ होगी उसमें जो परिवर्तन होगा, उसकी चौड़ाई में जो परिवर्तन होगा अपॉन जो उसकी ओरिजिनल चौड़ाई होगी, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। तो इस तरह इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसको भी ध्यान से समझ लें। अगर किसी बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हो, चाहे वो कंप्रेसिव फोर्स हो या फिर टेंसाइल फोर्स हो, उस बॉडी के वॉल्यूम में, या आयतन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आयतन या वॉल्यूम। तो उस बॉडी के वॉल्यूम में जो भी परिवर्तन होगा, उस बॉडी के वॉल्यूम में जो भी परिवर्तन होगा बटे उस बॉडी का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। समझ में आया फ्रेंड्स कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब फ्रेंड्स इधर के चारों ऑप्शन की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम इससे रिलेटेड हुए करते हुए जाएंगे। पहला यंग मॉडुलस, क्या लिखा हुआ है, यंग मॉडुलस। इसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपने हुक्स लॉ अच्छी तरह पढ़ा होगा।
हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हम क्या निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं या फिर यंग मॉडुलस। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जब इसका प्रोपोर्शनल को हटाते तो ये कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, इसे हम ई से डिनोटेट करते हैं, किससे, कैपिटल ई से डिनोटेट करते हैं। वाई ई क्या होता है, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी से इसको डिफाइन किया जाता है कि जो भी हमारा स्ट्रेस होता है उसके अपॉन जो स्ट्रेन होता है उन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस किससे रिलेटेड हुआ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन। तो ये जो फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन किससे हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेन से, ये दूसरे से मैच कराएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को आप अच्छे से समझ लें। ये नॉर्मल डेफिनेशन होती है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, मतलब शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के अनुपात को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर स्ट्रेस स्ट्रेन की बात हो रही है, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाले ऑप्शन से रिलेटेड है, शियर स्ट्रेन से। अब नेक्स्ट है वल्क मॉडुलस। क्या है फ्रेंड्स, वल्क मॉडुलस। तो वल्क मॉडुलस आप जानते होंगे फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्ट्रेस, किसी बॉडी पर जो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ में आया फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों के रेशो को क्या बोलते हैं, वल्क मॉडुलस। ठीक है फ्रेंड्स, और भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, वल्क मॉडुलस। ठीक है, वल्क मॉडुलस बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन याद रखना है आप उनको, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए सी वाला ऑप्शन किससे संबंधित है, 4 वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो सभी लोग जानते हैं, इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर इसको दूसरी तरह डिफाइन करते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन किससे संबंधित है, इससे संबंधित। तो यहां पर देखेंगे जो मैच कर रहा है वो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, तो इसको मैं टिक कर देता हूं। फ्रेंड्स, ये समझ गया हूं किस तरह मैंने कोशिश की आपको 8 डेफिनेशन को समझाने की। अगर समझ में आ जाए फ्रेंड्स तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों ही क्वेश्चन देखो, ये इरिगेशन में पूछा गया है, ये डीएमआरसी में पूछा गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट मैंने जैसे ऊपर समझा चुके हैं, जैसे बता लिखा है द रेशो बिटवीन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो रेशो होता है या जो अनुपात होता है डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, तो मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या बोलते हैं, वल्क मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद आ जाएगी, डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहलाता है, वल्क मॉडुलस। फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसको भी मैंने जस्ट अभी ऊपर समझाया था। क्या समझाया था, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेफिनेशन अभी समझा चुका हूं ऊपर, तो आपको अच्छे से बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यंग मॉडुलस के ऊपर, थोड़ा कंसेप्ट बेसिस है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए फ्रेंड्स। अब इसका कंसेप्ट क्या फ्रेंड्स, यंग मॉडुलस आप जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, उस पर कोई भी एक टाइप का फोर्स लग रहा हो, ठीक है, या तो फिर टेंसाइल लग रहा हो या कंप्रेसिव लग रहा हो, ठीक है, वह एक्सिस के अलोंग लगता है। कैसा लगता है, एक ही एक्सिस पे लगते हैं, ये याद रखें। ठीक है, एक ही एक्सिस पे लगेंगे फ्रेंड्स, तो उनकी जो होगी, जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी स्ट्रेन होगा, वो एक ही टाइप का होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको ढूंढने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिखा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, यहाँ पर लिखा लेटरल स्ट्रेन, तो इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते यंग मॉडुलस को। यहाँ पर लिखा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लॉन्जिट्यूडनल है और यहाँ पर भी लॉन्जिट्यूडनल है। यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन, यहाँ पर है लॉन्जिट्यूडनल, तो लेटरल और लॉन्जिट्यूडनल मैच नहीं कराएंगे, इससे डिफाइन नहीं कर सकते। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पर भी दोनों अलग है, इससे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो याद रखें, दोनों की सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, यहाँ पर भी लॉन्जिट्यूडनल लिखा और यहाँ पर भी लॉन्जिट्यूडनल लिखा, मतलब एक्सिस के अलोंग। तो एक्सिस के अलोंग जो भी हम स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे टू द स्ट्रेन, क्या कहलाता फ्रेंड्स, हमारा यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल दोनों में लग गया तो एक ही बात होती है, इसलिए हम बी वाला ऑप्शन सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, याद रखें क्या यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है। तो नॉर्मल यूनिट आपने पढ़ाई होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर न्यूटन की जगह क्या दिया है, केजी दिया है, और बटे में मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो केजी फोर्स की यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, जो भी एरिया है उसकी यूनिट हो जाएगी। तो ए वाला हमारा फोर्स अपॉन एरिया राइट हो जाएगा, तो ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी यूनिट याद रख लें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऊपर फोर्स की और नीचे जो भी एरिया की यूनिट हो। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें जल्दी, क्योंकि 29 रुपए कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। आप हम सभी वीडियो डालते रहते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करते रहते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन 29 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये पीडीएफ में मैक्सिमम मैंने ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो पिछले किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, और सारी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में है, लेकिन एक्सप्लेन सभी को मैंने हिंदी में किया हुआ है फ्रेंड्स, उसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत काम की है आपकी। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया है, या फोन पे नंबर भी फ्रेंड्स हमारा, इस पे फोन पे कर सकते हैं आप 29 रुपए, इस पे फोन पे कर दें 29 रुपए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, तो हम आपको इसकी पीडीएफ भेज देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स लिखा है द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द सेम एज। इन चारों में से पूछ रहा है कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसकी किससे यूनिट सेम होती है। तो हम आपको बता दें, इसकी यूनिट पहले मैं बता चुका हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है फ्रेंड्स, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया से हम लेते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि यहाँ पर स्ट्रेस की, जैसे नीचे से मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो इन दोनों की सेम नहीं हुई, तो यहीं पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं रहती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है तीनों की यूनिट एक जैसी हो, स्ट्रेन की यूनिट कोई भी नहीं होती, तो यहाँ से ए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये ए वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बचा यही वाला है, तो इसमें स्ट्रेस की यूनिट हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, प्रेशर की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तो तीनों सेम यूनिट से फ्रेंड्स, तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो फ्रेंड्स कुछ रिलेशन हम बता देते हैं तीनों के बीच में, उससे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ रिलेशन दी, ये सब आपको याद करके रखना, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। जैसे कि ई और जी में रिलेशन, ई क्या होता है यंग मॉडुलस, जी क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जाता तो क्या होता है, E इक्वल टू 2G ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/m। 1/m की जगह म्यू भी हो सकता है, क्योंकि 1 क्या होता है, पॉइजन रेशियो का सिंबल होता है, तो इसकी जगह हम म्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू भी पॉइजन रेशियो का सिंबल रहता है। तो फ्रेंड्स E इक्वल टू 2G 1 प्लस 1/m या फिर 1 प्लस म्यू हो सकता है। ठीक है, ये हो गया E और G में संबंध। यहाँ पर E और K में संबंध, E क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस, के क्या है वर्क मॉडुलस, क्या बोलते हैं वर्क मॉडुलस। ई और के में संबंध होता है ई इक्वल टू 3k, ई इक्वल टू 3k ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2/m, 1 माइनस 2/m, 1 माइनस ए 2/m लिखा है, यहाँ पर 1/म्यू, अगर 1/m लिखते हैं तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 म्यू भी हो सकता है। तो ई और के रिलेशन इसमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, ई और के में रिलेशन बताएं, तो E इक्वल टू 3k ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2/m, तो सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको सेम मिल जाएगा, E इक्वल टू 3k ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2/m, ये वाला राइट हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर इस तरह का रिलेशन पूछा जाता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, अगर तीनों ऑप्शन दिए रहते हैं ई जी के, तो होता है 3k माइनस 2g अपॉन 2g प्लस 6g। ठीक है, 3k माइनस 2g अपॉन 2g प्लस 6k अगर म्यू इक्वल टू या पॉइजन रेशियो पूछा जाता है। इसके अलावा अगर तीनों में रिलेशन पूछा जाता है ई के जी में, ठीक है, ई के जी में रिलेशन पूछा जाता है, ई की आप जानते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यंग मॉडुलस, वर्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ई इक्वल टू होता है 9kg अपॉन 3k प्लस जी। एक ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड जो कि बहुत बार पूछा जाता है तीनों में रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद कर लें, 9kg अपॉन 3k प्लस जी।
ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद हो गए होंगे और क्वेश्चन भी आपको, क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा भी मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स लिखा है यंग मॉडुलस ई, बल्क मॉडुलस के एंड शियर मॉडुलस जी आर रिलेटेड। तीनों में रिलेशन बताना फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे लाइन लगी हुई है, बहुत सारे टाइप के एग्जाम में मैक्सिमम में पूछा गया। इसका मैंने जस्ट ऊपर ही बताया था, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ई इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। ई इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। इसको याद रख लें, तीनों में जो रिलेशन होता है ई के और जी में, ये क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। ई इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी, जस्ट ऊपर भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू सिंगल डायरेक्ट स्ट्रेस। ये जो पूछ रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसके कारण, जो सिंगल डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है उसके कारण जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन होगा, ठीक है, क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके लिए फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको डायरेक्ट टिक कर लें आप। ठीक है, याद कर लें सिग्मा अपॉन ई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, लिखा है यंग मॉडुलस कैन आल्सो बी रिटर्न। यंग मॉडुलस को और कैसे रिटर्न कर सकते हैं, तो हम जानते हैं नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर स्ट्रेस की जगह हम फोर्स अपॉन एरिया रख दें तो क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इंटू स्ट्रेन। क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इंटू स्ट्रेन। तो देख लेते हैं फोर्स अपॉन एरिया इंटू स्ट्रेन कहाँ है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, सी वाला समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या किया गया, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है यंग मॉडुलस। उसने क्या किया स्ट्रेस की जगह क्या रख दिया फोर्स अपॉन एरिया रख दिया। ठीक है, स्ट्रेन अपनी जगह नीचे की जहां पर थी वही है, तो फोर्स अपॉन क्या होगा स्ट्रेन इंटू एरिया। सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया और क्वेश्चन को दूसरी तरह पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील। वह पूछ रहा है फ्रेंड्स माइल्ड स्टील के लिए यंग मॉडुलस की कितनी वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। तो ये 210 गीगा पास्कल होती है। क्या होता है 210 गीगा पास्कल। ठीक है फ्रेंड्स, गीगा को चेंज करने के लिए हम जानते हैं 10 की पावर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स द रेशो ऑफ यंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में रेशो निकालना है यदि पॉइजन रेशो 0.25 गिवन है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको मैं समझा देता हूं न्यूमेरिकल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जैसे कि म्यू इक्वल टू 0.25 गिवन है। हम जानते हैं ई और जी में क्या रिलेशन होता है यहाँ पर, क्योंकि ई और जी की ही बात की गई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की गई और फ्रेंड्स किसकी बात की गई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। तो ई और जी की बात की गई, तो ई और जी का जो रिलेशन होता है फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने सारे रिलेशन बताए थे, वह आपको याद रखना। न्यूमेरिकल सारे रिलेशन के ऊपर ही है फ्रेंड्स, वह फॉर्मूला जो मैं बता चुका हूँ उस पूरे चार्ट को आप याद कर लें, सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो ई और जी का रिलेशन पूछा, तो ई यहाँ पर रहेगा, जी को हम अगर नीचे ले लेंगे के ई बटे जी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या बचेगा 2 1 प्लस म्यू बचेगा। म्यू की जगह हमने जो भी वैल्यू दी है 0.25 क्वेश्चन के अंदर उसको रख दिया, बस इसको सॉल्व कर दिया फ्रेंड्स। तो 2.5 आ गया। तो 2.5 फ्रेंड्स जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पर उस पर टिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऑप्शन थोड़े से गलत लिख गए थे, तो मैंने सही कर दिए हैं, तो इस सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस पे आपको टिक कर देना। ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर जो आंसर आया वो हमें आंसर देखना है, उस पर हमें टिक करना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यह भी एक न्यूमेरिकल है, लिखा है इफ यंग मॉडुलस 3 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पॉइजन रेशो दिया है 1/4, द बल्क मॉडुलस हमें निकालना है। ठीक है, क्या दिया है यंग मॉडुलस मतलब कैपिटल ई इक्वल टू दिया है, पॉइजन रेशो दिया है, हमें बल्क मॉडुलस निकालना है के इक्वल टू। इसका भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स जो भी सॉल्यूशन जैसे मैंने फॉर्मूले बताए, जो भी रिलेशन देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ई का रिलेशन और किसकी बात कर रहा है के रिलेशन। तो ई और के का रिलेशन का जो भी फॉर्मूला मैंने बता दिया, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। म्यू की जगह 1/m भी लिख सकते हैं, लेकिन म्यू की वैल्यू दी है 1/4, उसको डायरेक्ट रखना है हमें। ठीक है, की जो वैल्यू दी है उसको रख दिया मैंने फ्रेंड्स, 3k लिख दिया। म्यू की जगह जो भी हमारा क्या दिया 1/4 उसको रख दिया। इसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए बस फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, 2/4 हो जाएगा, 2 से 4 काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 3k की जगह 3k रहेगा। हम k इक्वल टू लिखेंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इधर की वैल्यू इधर रहेगी, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, 3 क्या आ जाएगा इसके बटे आ जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग कितना आएगा 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें कोई भी न्यूमेरिकल हो तीनों में हमें रिलेशन याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। कंसेप्ट बेसिस कैसे है मैं बता देता हूं। लिख रहा है यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस which will increase the length of wire compared to its original length। ठीक है, पूछ रहा है फ्रेंड्स जो यंग मॉडुलस है किसी वायर का, कैसे स्ट्रेस के जो भी किसी वायर का यंग मॉडुलस है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। यदि उस वायर में क्या है स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो आंसर होता है सेम अमाउंट, क्या होता है सेम अमाउंट आंसर रहेगा। बी वाला ऑप्शन आप टिक कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर है। यह भी बहुत कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन लिखा है। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज जीरो द मटेरियल इज सेड टू बी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीरो का मतलब होता है फ्रेंड्स उसमें जो स्ट्रेन होगी जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी वह कैसी होगी जीरो होगी, क्योंकि ये इलास्टिक कांस्टेंट है। अगर बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसी होगी जीरो होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीरो होगी उसकी इलास्टिक क्वांटिटी इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी प्लास्टिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर इलास्टिक कांस्टेंट की बात नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा जब इलास्टिक जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी तो इलास्टिसिटी भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्लास्टिक अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वह क्या हो जाएगा प्लास्टिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, या प्लास्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिक ऑप्शन दिया तो इस पर हम टिक कर देंगे। समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम अमाउंट रहेगा इसका, इसकी प्लास्टिक रहेगा। क्योंकि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर किसी मटेरियल की जीरो है तो वह किस अवस्था में रहता है प्लास्टिक अवस्था में रहता है वह मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।